हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो है बीजांड की संरचना देख चुके हैं। आप लोगों के सामने फिर से जो है बीजांड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बीजांड की संरचना में मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजांड का जो मुख्य भाग जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड काय, इस बीजांड काय के अंदर माइक्रोपाइलर सिरे की ओर, माइक्रोपाइलर सिरा या बीजांड द्वार सिरे की ओर एक गोलाकार संरचना धसी होती है। ये वाली जो है गोलाकार संरचना, ये जो है माइक्रोपाइलर सिरे की ओर नीचे की ओर जो है धसी हुई होती है और इस संरचना को हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, इस संरचना को हम लोग क्या बुलाते हैं? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक। तो आज के जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग इसी भ्रूण कोश की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश कहां स्थित होता है? भ्रूण कोश बीजांड के, बीजांड काय, जो बीजांड है उसका मुख्य भाग बीजांड काय और उस बीजांड काय के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर भ्रूण कोश एक गोलाकार अंडाकार संरचना के रूप में जो है धसा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी भ्रूण कोश को एनलार्ज करके आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश एक जो है 8 केंद्र की संरचना है जो कि एक कोशनुमा होती है। तो भ्रूण कोश बीजांड में पाई जाने वाली एक 8 केंद्र की कोशनुमा संरचना होती है। कोश मतलब एक खाली स्थान जैसी संरचना होती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, भ्रूण कोश की संरचना में कितने केंद्र होते हैं? 8 केंद्र। एक प्रारूपिक जो भ्रूण कोश होता है उसकी संरचना में हम लोगों को 8 केंद्र दिखाई देते हैं और वे 8 केंद्रक अब इस भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनका अभिविन्यास किस प्रकार का होता है, वो अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है भ्रूण कोश को अगर हम लोग देखें तो हमने देखा था कि बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। तो नीचे की ओर कौन सा सिरा होता है? माइक्रोपाइलर सिरा। और ऊपर की ओर कौन सा सिरा होता है? चेलेजल सिरा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके जो है वो 8 केंद्र कहाँ होते हैं ये सब स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले 2 केंद्र। ठीक है, 2 केंद्रक नीचे की ओर स्थित होते हैं। माइक्रोपाइलर सिरे की ओर 2 केंद्रक व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है। माइक्रोपाइलर सिरे की ओर ये 2 केंद्रक हैं और इन दोनों केंद्रकों को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, इनका नाम है सहायक कोशिका, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 केंद्रक जो है, सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि 2 केंद्रक माइक्रोपाइलर सिरे की ओर उपस्थित होते हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, फिर अगला, अब ये दोनों जो सहायक कोशिकाएं हैं, इन दोनों सहायक कोशिकाओं के ऊपर एक और केंद्रक है। ये 2 नीचे हैं और इनके ऊपर यहां पर जो है एक और केंद्रक उपस्थित है और इस वाले केंद्रक को हम लोग बुलाते हैं अंडनाभिक। ठीक है, ये है अंडनाभिक और इसी अंडनाभिक को हम लोग मादा युग्मक भी कहते हैं। यही कहलाता है हमारा मादा युग्मक। ठीक है, यही अंडनाभिक क्या कहलाता है? मादा युग्मक। तो हम लोग क्या कहेंगे सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बताएंगे कि दोनों सहायक कोशिकाओं के ऊपर एक और केंद्रक उपस्थित होता है जिसे अंडनाभिक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग कहते हैं कि चेलेजल सिरे की ओर, अब ऊपर की तरफ चले जाते हैं। चेलेजल सिरे की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये रहे ये, या हम कहेंगे 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटीपोडल कोशिकाएं। ठीक है, ऊपर की ओर जो उपस्थित होते हैं उन्हें एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, चेलेजल सिरे की ओर 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और फिर अब जो है लास्ट क्या कहेंगे हम लोग कि भ्रूण कोश के मध्य में बीचों बीच में भी 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं और इन दोनों केंद्रकों को हम लोग कहते हैं पोलर नाभिक। ठीक है, ये दोनों केंद्रक कहलाते हैं पोलर नाभिक, यानी कि 3 केंद्रक नीचे की ओर, 3 केंद्रक ऊपर की ओर और 2 केंद्रक बीच में। तो कुल मिलाकर 8 केंद्रक की संरचना होती है हमारा भ्रूण कोश। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब हमारा भ्रूण कोश परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पर इसकी जो 2 पोलर नाभिक है, ये जो दोनों पोलर नाभिक है, ये पोलर नाभिक आपस में मिल जाते हैं
और मिलकर एक द्विगुणित या द्वितीयक पोलर नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि द्विगुणित होता है, जो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित। ये सभी जितनी कोशिकाएं हैं ये सब, इनमें सब में n गुणसूत्र है, ठीक है। सभी कोशिकाओं में केवल n गुणसूत्र है, आधे गुणसूत्र एक सेट है, और इसमें भी एक सेट है और इसमें भी एक सेट है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे 2n, क्योंकि इन सभी केंद्रकों का निर्माण हुआ है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं अगुणित, उनमें फिर आधे गुणसूत्र होते हैं। तो इन सभी कोशिकाओं में रहते हैं आधे गुणसूत्र, लेकिन बीच के दोनों पोलर नाभिक जब आपस में मिल जाते हैं तो ये मिलकर दोनों हो जाते हैं 2n। तो इस प्रकार एक द्विगुणित पोलर नाभिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है हमारी भ्रूण कोश की संरचना। एक बार फिर से हम लोग ध्यान से सुनेंगे। भ्रूण कोश एक प्रारूपिक भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय कोशनुमा संरचना है, ठीक है। 8 केंद्रक वाली कोशनुमा संरचना है, जिसमें 8 केंद्रकों का अभिविन्यास निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब इन्हें हम लोग पॉइंट्स बताएंगे। नंबर 1 पॉइंट हमने कहा कि माइक्रोपाइलर सिरे की ओर 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सहायक कोशिकाएं, ठीक है। सहायक कोशिकाओं के ऊपर एक और केंद्रक पाया जाता है, जिसे बुलाते जाता है अंड नाभिक, और यही मादा युग्मक की तरह कार्य भी करता है। अगला हम ऊपर चले जाते हैं। चलेजल सिरे की ओर 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और लास्ट भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पोलर नाभिक। इस प्रकार भ्रूण कोश 8 केंद्रक वाली संरचना होता है, लेकिन जब बाद में दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से एक 2n केंद्रक बनता है, एक द्विगुणित केंद्रक बनता है, और इस प्रकार फिर भ्रूण कोश केवल 7 केंद्रक वाली संरचना रह जाती है, क्योंकि दोनों मिलकर एक हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी भ्रूण कोश की संरचना। इसको हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, डायग्राम बनाना है और वर्णन करना है।